हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। आज के इस वीडियो के अंदर हमने आईटीआई की मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए पुराने क्वेश्चन पेपर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। ये वो प्रश्न है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं और यहाँ पे जितने भी प्रश्नों को मैंने लिया है वो सारे के सारे पुराने पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, डैश उन जगहों पर उपयोग होते हैं जहां नट या बोल्ट संकीर्ण जगह या गहराई में स्थित होते हैं। जहां पे नट बोल्ट अधिक गहराई में होते हैं और आपका हाथ नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे स्थानों पर हम सॉकेट स्पैनर का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो इस तरह का एक टूल होता है जिसके आगे की तरफ ये सॉकेट्स लगाई जाती हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे टी भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए प्रतीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए किस सिंबल का हम यूज करते हैं? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वे जनरेट होती है कॉइल में, और जो कॉइल होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है, किसी कंडक्टर के चारों तरफ इस प्रकार से एक कॉपर की वायर लपेटी हुई होती है जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इसका जो सिंबल होगा वो होगा ऑप्शन ए। इस तरह का जो है एक सिंबल होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए दिखाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में निम्न में से कौन सा बैटरी प्रणाली दर्शाया गया है? तो यहाँ पे जो बैटरियां जोड़ी गई हैं वे किस क्रम में है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जो बैटरियां हैं पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव पॉइंट को जोड़ती हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं वो कहलाते हैं समानांतर बैटरी परिपथ। यानी कि इसमें जो बैटरी है वह कुछ इस प्रकार से है, जैसे एक सेल यहाँ पे, दूसरा सेल यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, जिसमें एक तरफ जो पॉइंट है वो सभी नेगेटिव है और दूसरी तरफ जो है वो सभी पॉजिटिव हैं। तो यह जो परिपथ होगा ये एक समानांतर बैटरी परिपथ है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है, यह डैश प्रकार का कनेक्टर है। तो ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं ये एक रिंग टाइप कनेक्टर है, क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो रिंग इनके एक छल्ले की तरह है, बिल्कुल गोल। पांचवा प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए चेतावनी चिन्ह की पहचान करें। तो यहाँ पे जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये रेडिएशन का प्रतीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, आयनीकरण विकिरण का खतरा इस सिंबल से दर्शाया जाता है। छठा प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए चिन्ह की पहचान करें। तो यहाँ पे आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये एक सूचना देने वाला चिन्ह है। इस सिंबल से हमें पता चलता है कि इस रूम के अंदर फर्स्ट एड की सुविधा दी गई है जहां पे रोगी का प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। तो ये क्या है, एक सूचनात्मक चिन्ह है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। सातवां प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए चिन्ह की पहचान करें। तो यहाँ पे आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो सिंबल है, ये एक फोटो ट्रांजिस्टर है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। आठवां प्रश्न है, शोल्डर का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं से डैश होता है। यानी कि जब हम धातुओं को जोड़ते हैं तो जो शोल्डर हम यूज करते हैं उसका गलनांक हमेशा जोड़ी जाने वाली धातु से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका तापमान ज्यादा होगा तो जो जोड़ी जाने वाली धातु होगी वो पहले पिघल जाएगी उस शोल्डर के कंपैरिजन में। नौवां प्रश्न है, कुचालकों का प्रतिरोध डैश होता है। यानी कि कुचालक ऐसे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाह नहीं करती है बिल्कुल भी, तो उनका जो प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा, वो अति उच्च होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो पाएंगे। 10वां प्रश्न है, सेल जो रिचार्जेबल नहीं है को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे सेल जो ने हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं वे आपके प्राथमिक सेल कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। इसके अलावा जिन सेलों को हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं उस तरह के जो सेल होते हैं वो द्वितीयक सेल की कैटेगरी में आते हैं। 11वां प्रश्न है, लेड एसिड सेल किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? तो लेड एसिड सेल जो होते हैं वो घरों में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है जिसमें हम पानी डालते हैं, तो वह जो बैटरी होती है वह लेड एसिड सेल का एग्जाम्पल है। तो वो क्या है, वो एक रिचार्जेबल बैटरी है, तो इसीलिए उसे द्वितीयक सेल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुंबक का एक सामान्य गुण नहीं है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चुंबक का एक ध्रुव होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जो एक ध्रुव होता है वो होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये उसका गुण नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है। 13वां प्रश्न है, डैश कीलों को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो क्लो हैमर होता है उसका इस्तेमाल दीवार में लगी हुई कीलों को निकालने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, तापीय और शीतलक उपकरणों को आवश्यकता अनुसार चालू या बंद करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तापीय या फिर शीतलक उपकरण, जैसे कि घरों में आपने देखा होगा जो प्रेस होती है, वह प्रेस जब अत्यधिक गर्म हो जाती है तो वो अपने आप बंद हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक सेंसर लगा होता है, उस सेंसर को हम बोलते हैं थर्मोस्टेट, जो कि थर्मल हीट के अनुसार काम करता है। जैसे ही हीट बढ़ती है, जैसे ही गर्मी बढ़ती है, वह कनेक्शन को बंद कर देता है, जिससे वह उपकरण बंद हो जाता है और फिर से तापमान कम होने पर वह फिर से चालू हो जाता है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उनमें थर्मोस्टेट का यूज होता है। चाहे घरों में हम बिजली का चूल्हा यूज करते हैं, गर्म पानी का ऑटोमेटिक गीजर यूज करते हैं, या फिर कुछ भी हम यूज करते हैं तो उनमें थर्मोस्टेट का यूज होता है। 15वां प्रश्न है, बैटरी डैश का एक स्रोत है। तो बैटरी जो होती हैं वह हमेशा डीसी वोल्टेज का आउटपुट देती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बैटरी से हमेशा डीसी आउटपुट मिलता है, वो है एक डीसी वोल्टेज का स्रोत है। 16वां प्रश्न है, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने हेतु डैश का प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए जो हम यूज करते हैं टेक्निक, उसे कहते हैं कार्क स्क्रू का नियम, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 17वां प्रश्न है, कैपेसिटर या फिर संधारित्र को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो पंखे के अंदर जो कैपेसिटर हम लगाते हैं, जो जिसे हम कंडेंसर कहते हैं, उसको जो है अन्य किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उसे हम कंडेंसर कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। 18वां प्रश्न है, मशीन के घूर्णी भाग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो आपने देखा होगा
कि जो ड्रिल मशीन होती है उसके अंदर जो बीच में घूमने वाला पार्ट होता है, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, उस घूमते हुए पार्ट को हम बोलते हैं आर्मेचर, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। इसके अलावा जो पार्ट फिक्स रहता है उस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेटर, जो कि ऑप्शन बी है। 19वां प्रश्न है, जब हॉर्न बटन दबाया जाता है तब करंट डैश से हॉर्न में बहता है। जब हम हॉर्न का बटन दबाएंगे गाड़ी में तो करंट जो होगा वो कहां से हॉर्न में जाएगा, तो वह करंट जो होगा वो बैटरी से हॉर्न में जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न है, स्मार्ट लाइट टेक्नोलॉजी से क्या फायदा है। तो आजकल घरों में स्मार्ट लाइट का यूज होता है, तो इससे क्या फायदा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका प्रयोग करने से ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें सेंसर लगते हैं, फोटोवोल्टिक सेल। भैया दिन निकलते ही ये बैटरी बंद हो जाती है। आपने घरों में देखा हो, सार्वजनिक स्थानों पर आजकल ऐसी बैटरियां यूज होती हैं घरों में, या फिर बाहर सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी लाइट होती हैं जो कि दिन में अपने आप बंद हो जाती हैं और रात को जलने लगती हैं। तो उनमें फोटोवोल्टिक ट्रांजिस्टर या फिर स्विचेस का यूज होता है जो कि ऑटोमेटिक काम करते हैं। इसके अलावा परिस्थिति के अनुसार ऑटोमेटिक नियंत्रण वहां पे संभव होता है। सेंसर का प्रयोग करके ऊर्जा की खपत को उसमें कम किया जा सकता है। ये सभी जो है फायदे होते हैं स्मार्ट लाइट टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको इस ई बुक के बारे में बताना चाहता हूं। ये ई बुक आईटीआई के मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको 550 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा जो कि पुराने क्वेश्चन पेपर और निमी के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये ई बुक सिर्फ आईटीआई नहीं बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस ई बुक को लेने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हो अफोर्डेबल प्राइस में। 21वां प्रश्न है, कम दृश्यता की स्थिति में कौन सी युक्ति उपयुक्त है। सर्दियों के अंदर जब गाड़ियों की जो लाइट होती है उससे कम दिखाई देता है तो उस समय हम फोग लाइट का यूज करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न है, 12 वोल्ट की 3 बैटरियों से 36 वोल्ट प्राप्त करने के लिए बैटरियों को डैश में संयोजित करना उपयुक्त होगा। ठीक है, मान लो मेरे पास 12, 12 और 12 3 बैटरियां हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, यानी कि इस तरह से जोड़ना होगा, इसका पॉजिटिव इस दूसरे के नेगेटिव से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जैसे इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव से। तो इस तरह से मुझे इनको जो है जोड़ना होगा, तब जाकर के मेरा जो आउटपुट होगा वो 36 वोल्ट निकल करके आएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में हमें उन्हें जोड़ना होगा। 23वां प्रश्न है, आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा घटक हॉर्न सर्किट में जुड़ा नहीं होता। ठीक है, तो गाड़ी का जो हॉर्न सर्किट होता है उसमें कौन सा नहीं होता, तो उसके अंदर ए मीटर नहीं होता है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। उसमें बैटरी भी होती है, हॉर्न रिले भी होती है, फ्यूज भी होता है, लेकिन ए मीटर उसके अंदर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। तो 20वां प्रश्न है, सामान्य हॉर्न स्विच को वाहन में कहाँ स्थापित किया जाता है। तो गाड़ी में हॉर्न कहाँ पे होता है, हैंडल के बीच में लगा होता है, स्टीयरिंग के अंदर। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये डैशबोर्ड पर भी हो सकता है और ये स्टीयरिंग व्हील के केंद्र में तो होता ही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं उनके अंदर तो स्टीयरिंग व्हील के अंदर लगाया जाता है, लेकिन अगर आप कभी ट्रक में बैठे हो तो आपने देखा होगा उसके अंदर जो हॉर्न लगा होता है डैशबोर्ड पर या फिर स्टीयरिंग व्हील के साइड में लगा होता है। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑटोमोबाइल लाइटिंग सर्किट से संबंधित नहीं है। तो ऑटोमोबाइल लाइटिंग का सर्किट इनमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो पावर विंडो सर्किट है, विंडो सर्किट होती है साइड में गाड़ी के जो शीशे होते हैं उनका जो सर्किट होता है वो पावर विंडो सर्किट होता है। इसके अलावा पार्किंग के लिए लाइट अलग से होती है, स्टॉप लाइट अलग से होती है, और जो हेडलाइट होती है वो अलग से होती है, उन सबके सर्किट होते हैं। लेकिन जो पावर विंडो सर्किट है वो ऑटोमोबाइल लाइटिंग का सर्किट नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है। 26वां प्रश्न है, जब किसी वाहन में ब्रेक को दबाया जाता है तो वाहन के प्रकाशीय तंत्र का कौन सा परिपथ काम करता है। तो उस समय स्टॉप लाइट सर्किट काम करता है, यानी कि गाड़ी जो है रुकी है उस समय स्टॉप लाइट सर्किट काम करेगा और पीछे वाली जो रेड कलर की लाइट होगी वो जलेगी। 27वां प्रश्न है, अल्टरनेटर का आउटपुट क्या होता है। तो जो अल्टरनेटर होता है वह एसी आउटपुट निकालता है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 28वां प्रश्न है, डायनेमो का आउटपुट निम्न में से किसके समान है। तो जो डायनेमो होता है वह डीसी आउटपुट निकालता है, जो कि डीसी जनरेटर की तरह काम करता है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बैटरी का मुख्य भाग है। तो बैटरी के अंदर जो है ऋणात्मक और धनात्मक प्लेट होती है, सेपरेटर भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं जिनमें ऊर्जा स्टोर होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प। 30वां प्रश्न है, बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है। बीआईएस की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। प्रश्न है, 3 फेज इंडक्शन मोटर धारा के डैश प्रभाव पर कार्य करती है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 32वां प्रश्न है, किस आधार पर इंजन वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो इंजन होते हैं वह सिलेंडर की संख्या के आधार पर भी वर्गीकृत किए जाते हैं, जैसे कि 2 सिलेंडर का इंजन है, 3 सिलेंडर का है, 4 सिलेंडर का है। इंजन के स्ट्रोक के आधार पर होती है,
इंजन के ईंधन के आधार पर भी होते हैं कि गाड़ी पेट्रोल की है, डीजल की है, सीएनजी की है। तो सभी विकल्प इसका जो है सही उत्तर होगा। ये सभी आधार होते हैं जिनके आधार पर इंजन का वर्गीकरण किया जाता है। 33वां प्रश्न है, अल्टरनेटर के आउटपुट वोल्टेज मान को नियत रखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटर का जो आउटपुट मान है उसको नियत रखने के लिए उसमें वोल्टेज रेगुलेटर का यूज होता है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। 34वां प्रश्न है, कौन सी इकाई द्वारा इंजन की शक्ति को व्यक्त किया जा सकता है। तो इंजन की जो शक्ति होती है, एक तो हम उसको हार्स पावर में भी मापते हैं, हम कहते हैं भाई ये गाड़ी 4 हार्स पावर की है, 50 हार्स पावर की है। इसके अलावा हम उसको किलोवाट में भी मापते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे किलोवाट में कैसे मापें, तो आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां होती हैं हम बोलते हैं कि भैया ये 50 हॉर्स पावर की है या फिर 20 हॉर्स पावर की है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है वह कितने वाट के बराबर होता है, वो होता है 746 वाट के बराबर। इसीलिए हम एक हॉर्स पावर की गाड़ी को बोल सकते हैं कि भैया ये गाड़ी 746 वाट की है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अश्व शक्ति और किलोवाट दोनों में उसकी शक्ति को मापा जाता है। 35वां प्रश्न है, एक ऑटोमोबाइल में गति एवं लोड के अनुसार गियर में स्वचालित परिवर्तन डैश कहलाता है। तो गाड़ी के अंदर जो ऑटोमेटिक गियर बदलते हैं उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मशीन निम्न आरपीएम पर अत्यधिक बिजली उत्पन्न कर सकती है। तो जो अल्टरनेटर होता है जो कि एसी करंट प्रोड्यूस करता है वह कम आरपीएम होने पर भी जो है बिजली उत्पन्न कर सकता है। 33वां प्रश्न है, किसी ऑटोमोबाइल की डिस्चार्ज बैटरी डैश से चार्ज हो सकती है। तो जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है उसको हम डायनेमो की मदद से चार्ज कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि जो डायनेमो होगा वह डीसी आउटपुट निकालेगा और जो बैटरी होती है वो डीसी ऊर्जा को ही स्टोर करती है, तो वह डीसी करंट से ही चार्ज हो सकती है। 38वां प्रश्न है, दो फिलामेंट युक्त बल्ब का प्रयोग वाहनों में कौन से उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर ऐसे बल्ब होते हैं, बाइक में भी होते हैं, जिसमें आपको दो फिलामेंट तार देखने को मिलेंगे और वह जो फिलामेंट तार होते हैं वह अलग अलग तरह की रोशनी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसे हम स्टॉप या टेल लाइट दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए उसके अंदर दो फिलामेंट होते हैं। 39वां प्रश्न है, कार के अल्टरनेटर को डैश से ठंडा किया जाता है। तो कार के अंदर जो अल्टरनेटर होता है उसको ठंडा करने के लिए हवा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसका जो पंखा होता है उस पर फिन्स होते हैं, वह अल्टरनेटर के ऊपर हवा को मारते हैं जिससे अल्टरनेटर ठंडा रहता है। 40वां प्रश्न है, स्टार्टिंग मोटर का कार्य क्या है। तो जो मोटर इंजन को स्टार्ट करती है उसे स्टार्टिंग मोटर कहते हैं। बाइक में इसे स्लप मोटर भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंजन को शुरू करना उसका काम है। 41वां प्रश्न है, डायनेमो डैश द्वारा संचालित होते हैं। तो जो डायनेमो होते हैं वह इंजन फैन बेल्ट के द्वारा संचालित होते हैं। इंजन का जो बड़ा सा पंखा आपने देखा होगा उसके पीछे की तरफ एक बेल्ट होती है जो कि जा करके डायनेमो के साथ जुड़ती है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो डायनेमो घूमता है और फिर वह डीसी करंट प्रोड्यूस करता है जिससे बैटरी चार्ज होती है। 42वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन नियंत्रण में टीपीएस का अर्थ है। तो टीपीएस का फुल फॉर्म होती है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आपने देखा होगा जो मार्केट में आजकल स्कूटी आती हैं उनका जो हैंडल होता है जिससे हम रेस देते हैं, उस रेस के हैंडल को हम थ्रोटल बोलते हैं। 43वां प्रश्न है, वाहन की पार्किंग को इंगित करने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। तो जब वाहन पार्किंग मोड में होते हैं, यानी कि सड़क पर अगर हम साइड में भी लगाते हैं अपनी गाड़ी को, तो हम पार्किंग लाइट को ऑन कर देते हैं, जिससे हमारा जो व्हीकल होता है उसके चारों डिपर जो ऑन हो जाते हैं, तो उस समय हम पार्किंग लाइट का यूज करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। 44वां प्रश्न है, साइड और पिछली बत्ती के सर्किट का रंग है। तो जो साइड की लाइट होती है या फिर पीछे वाली जो बत्ती होती है उसका रंग होता है लाल, जो कि ब्रेक लगने पर चस्ती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। 45वां प्रश्न है, रिले क्या है। तो रिले जो है एक स्विच की तरह काम करती है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। 46वां प्रश्न है, वह यंत्र जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो वाहन का जो मीटर होता है जिसमें बताया जाता है कि गाड़ी ने जो है 25,000 किलोमीटर दूरी तय की है, 30,000 वो चल दी है, तो वह जो मीटर होता है वो होता है ओडोमीटर, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इसके अलावा जब गाड़ी चलती है जिसे ये पता चलता है गाड़ी 50 की स्पीड पे 60 की स्पीड है, तो उसे कहते हैं स्पीडोमीटर, जो कि ऑप्शन ए है। लेकिन इस समय सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 47वां प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग तेल के नापदान में चिकनाई तेल के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि इंजन के अंदर जब हम देखते हैं कि उसके अंदर कितना मोबिल ऑयल है, तो एक लोहे का एक तार सा होता है, उस तार को हम बोलते हैं डीप स्टिक, यानी कि गहराई तक हम उस स्टिक को, उस छड़ी को डुबोते हैं और पता लगाते हैं कि उसके अंदर कितना तेल है। 48वां प्रश्न है, डैश सेंसर इंजन एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा का पता करता है और वायु ईंधन अनुपात की गणना करता है। तो इंजन का जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है जिसमें से हवा बाहर निकलती है, गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है ईंधन जलने के बाद, उसमें एक सेंसर लगा होता है। उस सेंसर को हम बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस सेंसर, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। ये क्या करता है, अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो इंजन के अंदर ज्यादा मात्रा में फ्यूल पहुंचता है, जिससे कि अधचला ईंधन जो है इंजन से बाहर ना निकले, जिससे वातावरण में जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है उसके निकलने की जो दर है वो कम होता है और हमारा जो वातावरण है वो स्वच्छ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार एयर कंडीशनिंग डैश के कार्यचालन के समान होती है। तो कार की जो एयर कंडीशनिंग होती है वह रेफ्रिजरेटर की तरह काम करती है, इनके फ्रिज की तरह काम करती है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में निम्न में से कौन सा अभिज्ञात खतरा है। तो गाड़ियों के अंदर कौन सा खतरा होता है,
एक तो भैया विद्युत आघात का होता है क्योंकि उसके अंदर बैटरी होती है, लेकिन आजकल जो मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है लेड एसिड बैटरी होती है, तो उसमें और भी ज्यादा खतरा है। इसके अलावा बैटरी का एसिड होता है, बैटरी में तेजाब होता है, इसके अलावा उससे निकलने वाली गैसें भी होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प। तो वो जो ऑटोमोबाइल होते हैं उससे इन सभी तरह के खतरे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।